तो कैसे हो सब लोग। मैं विशेष यादव, आप सबको पता है मेरे बारे में। किसी ने अगर वीडियो मतलब डे वन नहीं देखा होगा तो मैं शॉर्ट इंट्रो दे देता हूँ मेरा। आई एम एन एक्स एनवीडियन एंड आई हैव पोस्ट ग्रेड फ्रॉम टायर 3 कॉलेज, और आई हैव डन सम प्रिटी गुड प्रोजेक्ट्स विच आर वायरल राइट नाउ, एंड आई हैव नॉलेज अबाउट दिस स्ट्रीम। तो मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, और बस मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग मुझसे कनेक्ट हो ये सब्जेक्ट पे। और आई एम प्रिटी श्योर कि ये 10 वीडियोस के बाद आप उन लोगों के बीच में कॉन्फिडेंटली बात कर पाएंगे, अपने थॉट्स डिस्कस कर पाएंगे जो कि मशीन लर्निंग के बारे में बात करते हैं, मशीन लर्निंग के आइडियाज़ के ऊपर डिस्कस करते हैं, या फिर कोई भी इंटरनेशनल जर्नल या फिर कोई भी ऐसा कोई भी कॉन्फ्रेंसेस जो भी होती है, आप उनके लैंग्वेज समझ पाएंगे, उनके लिंग्विस्टिक्स समझ पाएंगे। तो ये 10 वीडियोस, मेरा होप यही है कि ये 10 वीडियो से ये हो जाए रेदर देन आपकी कॉलेज प्लेसमेंट्स। और मुझे आई डोंट केयर अबाउट दोस्त। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, हमने फिलोसॉफिकली डिस्कस कर लिया है मशीन लर्निंग के बारे में कि मशीन लर्निंग क्या है, और वो डे वन वीडियो में आप सबको पता है, राइट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एज ए टॉपिक जो रियली वेटेज वाले टॉपिक है, जो कि आपको मशीन लर्निंग के को कंसेप्चुलाइज करने में बहुत मदद करेंगे। ठीक है, ये सारी बातें तो मैंने कह दिया। मैं ऐसे देख के कैमरा एडजस्ट कर देखता हूँ कि मैं कैमरे में आ रहा हूँ कि नहीं। ओके, ये यू कैन सी। तो हाँ, तो अब देखते हैं। तो मशीन लर्निंग, एक बार हम कोई रिकैप कर लेते हैं क्या चीज़ है। ठीक है, मशीन लर्निंग एक ऐसी ब्रांच है स्टडी की जो कि रूल बेस्ड अप्रोच से या रूल बेस्ड प्रोग्राम लिखने से, सिस्टम्स बनाने से हमको थोड़ा सा फ्रीडम देती है, और हमें बोलती है कि ठीक है, नॉन एक्सप्लेनेबल या नॉन रूल बेस्ड सिस्टम बना के भी हम हमारा जो नीड है या एप्लीकेशन हम बना सकते हैं, राइट। तो मशीन लर्निंग इसी की इसी को कहा गया था, इसी चीज़ को कहा गया था। और इसके अंदर ही आता है एक डीप लर्निंग। वो टॉपिक खुद में आज बहुत वास्ट हो गया है। तो रदर देन उसको टाइप कह के ऑफ अ मशीन लर्निंग, हम उसको ब्रांच कह सकते हैं मशीन लर्निंग का खुद का। ओके, तो अभी जब मैं मशीन लर्निंग का टाइप बताऊंगा तो आप लोग ये मत कहना कि अच्छा अच्छा डीप लर्निंग क्यों नहीं बोला टाइप तूने। ठीक है, तो क्योंकि इसलिए नहीं बोला क्योंकि अब वो टाइप से बहुत बड़ी चीज़ हो चुकी है। अब वो एक खुद ब्रांच बन चुकी है, वो अपनी खुद की एक डेफिनेशन होल्ड करती है। तो हम उसको टाइप में अभी तो कंसिडर नहीं करेंगे। कर भी सकते हैं एज यू विश, आपको जो लगे जैसा लगे। लेकिन आप सोचिए, थिंक योर सेल्फ जब मैं समझाऊंगा तो, ठीक है, मेरी बात मत मानना। तो हम चालू करते हैं अभी। तो मशीन लर्निंग नॉन एक्सप्लेनेबल सिस्टम्स को इंजीनियर करना या ट्रेन करने की एक ब्रांच है। और मशीन लर्निंग में कुछ टाइप्स ऑफ लर्निंग है। ठीक है, 4 टाइप्स हैं वो, और मैं आपको लिख के बताता हूँ। आई एम प्रीटी श्योर मेरा आईपैड कनेक्ट होने वाला है इन 3, 2, 1। ओके, सो वी आर कनेक्टेड। ओके, सो ओके, हाँ, तो मशीन लर्निंग 4 टाइप्स में बटा हुआ है। वो क्या क्या है, आई विल राइट एंड टेल यू। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर सकता हूँ। सुपरवाइज सुपरवाइज लर्निंग, आप लोग ने ये पढ़ा होगा शायद। अनसुपरवाइज लर्निंग, सेमी सुपरवाइज्ड, सेमी सुपरवाइज लर्निंग, एंड रीइंफोर्समेंट रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ठीक है, ये मशीन लर्निंग के टाइप्स हैं। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। फिर मशीन लर्निंग के अंदर एक और सब्जेक्ट आता है, एक और ब्रांच आती है, डीप लर्निंग, जो कि खुद में एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। तो उसमें नाना प्रकार के टाइप्स आएंगे, बहुत सारे प्रकार के आर्किटेक्चर्स आएंगे, टू बी प्रिसाइज। अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जैसे ये एआई है, अगर हम सेट थ्योरी के बेसिस में देखें तो जैसे वो जो नेव डायग्राम जो नॉर्मली फेमस है बहुत ज़्यादा हमारे डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग की दुनिया में, वो मैं आपको बताता हूँ। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कि हम ह्यूमन इंटेलिजेंस मशीन्स को दे पा रहे हैं। मशीन लर्निंग उसके अंदर आता है। ये आगे मशीन लर्निंग मतलब वो सारे एल्गोरिथमिक वेज, या अब एल्गोरिथम का मतलब स्टेप वाली बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है।
तो वो सारी एल्गोरिथमिक बेस्ड वेज जो कि एआई को इंजीनियर करने में मदद कर रही है, इम्प्लीमेंट करने में मदद कर रही है, वो मशीन लर्निंग के अंतर्गत आता है। फिर उसके अंदर एक डीप लर्निंग आता है जो कि और कॉम्प्लेक्स डेटास और डाइवर्स डेटास से हम ट्रेन कर पाते हैं। मशीन लर्निंग का जो चैलेंज है, उस कर्स है, उसको इसने थोड़ा सा ओवरकम किया। फिर और भी सारी चीज़ें आती है डीप लर्निंग के अंदर, इसके बाहर भी कुछ कुछ चीज़ें आती है जो कि इतनी कुछ फेमस नहीं है, हमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ तरीके से आप कह सकते हो बर्ड आई है, मैं बर्ड आई कहना पसंद करूँगा हमारे सब्जेक्ट को ऐसे। एंड वी आर राइट नाउ हेयर, राइट, ओके। तो मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब हम बात करते हैं सुपरवाइज लर्निंग के बारे में, ठीक है। मैं देख लेता हूँ। हाँ, तो हम बात करेंगे अब सुपरवाइज लर्निंग के बारे में। तो सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है और उसको कैसे हमने क्या सोचा और इसका नाम सुपरवाइज क्यों पड़ा, हम ये देखते हैं। तो हम बात करेंगे सुपरवाइज लर्निंग के बारे में। सुपरवाइज लर्निंग क्या है, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, सुपरविजन। इसका मतलब हमारे पास एक टीचर है कुछ सिखाने के लिए, हमारे पास कोई चीज़ है किसी चीज़ को सिखाने के लिए, किसी चीज़ को सिखाने के लिए या कोई आउटपुट के पैटर्न्स को जानने के लिए, राइट। हम मशीन लर्निंग में बेसिकली क्या करते हैं, हम डेटा में पैटर्न देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वी ट्राई goal of ML, we try to extract pattern from data, dt को डेटा लिख रहा हूँ मैं, ओके। तो हम ट्राई करते हैं मशीन लर्निंग के थ्रू डेटा में पैटर्न एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है, डेटा से पैटर्न एक्सट्रैक्ट करना। जैसे कि एक डेटा है, मान लो 2 4 6 8 और 1 2 3 4। अब आपको समझ में आया होगा कि 2 का टेबल एक CSV फाइल है जो कि 2 के टेबल लिखा हुआ है। हम मशीन लर्निंग मॉडल्स या जो भी मॉडल है, लीनियर रिग्रेशन या वट एवर, वो यही कोशिश करेगा करने की कि ये क्या है, इसके बाद हम 5th स्टेप में क्या आएगा, 6th स्टेप में क्या आएगा, प्रेडिक्ट करना। तो हमने पैटर्न देखे, क्या देखे, पैटर्न y = 2x देखे, राइट, मतलब 2 टाइम्स बढ़ रहा है हर नंबर। ये तो एक्सप्लेनेबिलिटी मैंने दिया आपको कि ये 2 टाइम्स बढ़ रहा है, ये एक्सप्लेनेशन है उसकी। लेकिन हर बार हमें मैक्सिमम टाइम, मेजोरिटी टाइम हमें एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती है जब हम ट्रेन करते हैं कोई भी मॉडल, ठीक है, कि ये कैसे कर रहा है वो काम। मतलब उसने अगर 2 का टेबल समझ भी लिया तो उसने कैसे समझा, ये हमें नहीं मिलता है एक्सप्लेनेशन, ठीक है। 2 मिनट में इसका स्क्रीन टाइम बढ़ा दूँ। तो मशीन लर्निंग का गोल बस यही है कि हम डेटा से पैटर्न डिक करते हैं, ओके। और इसको करने के तरीके ये रहे, ये सारे तरीके हैं इसको करने के लिए। तो अब हम पढ़ेंगे सुपरवाइज लर्निंग के बारे में कि वो डेटा से पैटर्न कैसे निकालते हैं तो उसको निकालने की प्रणाली कैसी, मतलब उसको निकालने के तरीके क्या हैं, देखते हैं। तो अब देखते हैं सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग के बारे में बात करेंगे। सुपरवाइज लर्निंग अभी जितना मैंने आपको बताया कि ये किसी सुपरविज़न से चलती है, मतलब इसमें आपके पास लेबल पहले से है, आपके पास लेबल डेटा पहले से है। तो सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, सुपरवाइज लर्निंग इज़ अ ब्रांच वेयर वी टेक लेबल डेटा, वी टेक अ लेबल फीचर इन अ डेटा, सॉरी, एंड वी ट्राई टू ट्रेन अवर मॉडल बेस्ड ऑन दैट, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ और मैं ऐसे बताऊंगा जैसे कि आपको नहीं पता है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं पता है, तो मैं बहुत बेसिक से बताऊंगा, ठीक है। और जिसको कुछ कुछ पता भी हुआ तो यार सुन लो, ठीक है। आपका एक तरीके से रिकैप ही होने वाला है और आपके दिमाग के न्यूरॉन्स रिकनेक्ट हो जाएंगे कुछ अच्छी तरह से। देखते हैं देख, मान लो आपके पास जैसे कि आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स, जैसे पेशेंट A B C D और ऐसे करके वाई तक पेशेंट्स हैं और उनका डेटा है, ठीक है, और उनका डेली लाइफस्टाइल है, मतलब कि उनका ब्लड प्रेशर है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक वाला, और
मान लो उनका स्लीप आवर है, ठीक है, कुछ कुछ वैल्यूज़ हैं यहाँ पे वॉट एवर, और उनका यहाँ पे लिखा है हार्ट अटैक, ठीक है। तो ये आपके पास पेशेंट्स का डेटा है, मतलब पेशेंट्स की हिस्ट्री है, और ये हार्ट अटैक जो लिखा है ये वाला जो लेबल है, मतलब ये वाला फीचर जो है, अभी मैं फीचर बोलूँगा याद रखना वो कॉलम है, ठीक है। मैं बस फैंसी लैंग्वेज सीख गया हूँ काम करते करते, फीचर बोलते, लेकिन वो एक्चुअली कॉलम बोल रहा हूँ मैं जब भी फीचर बोल रहा हूँ, ठीक है। तो हार्ट अटैक, जैसे मान लो पेशेंट 1 को मार डालते हैं, हार्ट अटैक आ गया और इसको नहीं आया, इसको आ गया, इसको आ गया, इसको नहीं आया, इसको नहीं आया, इसको नहीं आया, ठीक है। अब आप ये जो डेटा सेट है, अब ये वाला जो डेटा सेट है, आप ये डेटा सेट को दोगे अपने मशीन लर्निंग मॉडल को। अब ये मत सोचना कि क्या, कौन सा मॉडल, कैसा मॉडल, अभी देखेंगे, बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन अगर आप अभी ये वाला डेटा सेट अपने मॉडल को दोगे एंड यू आस्क योर मॉडल टू प्रिडिक्ट हार्ट अटैक इफ़ यू विल गिव दिस 3 फीचर्स लाइक बीपी ऑफ सिस्टोलिक डायस्टोलिक एंड स्लीप आवर, तो क्या उसको, उस पेशेंट को हार्ट अटैक आएगा? समझ गए? नहीं समझे? कोई बात नहीं। ये डेटा सेट है, आपने ये दिए, मान लो एक मशीन लर्निंग मॉडल है ये, ठीक है, इसको दिए और आपने बता दिया कि ये लेबल है, आपको यही प्रेडिक्ट करना है और यही लेबल है। तो इसके बाद ये जो प्रेडिक्ट करेगा, मतलब आप इसको दोगे बीपी सिस्टोलिक वाला, ब्लड प्रेशर का डायस्टोलिक पार्ट और स्लीप आवर, आपने मान लो ये दिए 72, ये दिए 121, स्लीप आवर था 1, तो अब ये प्रेडिक्ट करेगा हार्ट अटैक। ये आपने इसको दिए टेस्ट करने के लिए, ये फिर आपने ये दिए, जो इसने लर्न कर लिया मॉडल ने, ये मॉडल जो ट्रेन हो गया ये मान लो, अब आप उसको ये टेस्ट करने के लिए ये डेटा दोगे और ये आपको बताएगा कि HA 0 है या 1 है, HA क्या है, समझ गए? तो ये एक बहुत बहुत बेसिक मैंने आपको बताया। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मॉडल में लॉजिक लगाना पड़ेगा, कोई एल्गोरिथम लिखनी पड़ेगी मॉडल में कोई एल्गोरिथम टाइप करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी। यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ, मशीन लर्निंग यहीं पे अलग है। लोगों को पढ़ने में मशीन लर्निंग टाइम इसलिए लग जाता है क्योंकि आपको अपनी थिंकिंग चेंज करने की ज़रूरत है। हम जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि हर चीज़ में हमको इंजीनियर करना पड़ेगा, हर चीज़ में हमको ऑपरेशन करना पड़ेगा, डेवऑप्स, राइट? मशीन लर्निंग इज़ नॉट अबाउट दैट। मशीन लर्निंग इज़ नॉट अबाउट दैट। मशीन लर्निंग में हम हमारा डेटा हमारे मॉडल को दे देते हैं, उस मॉडल का आर्किटेक्चर हम तय कर लेते हैं और फिर हम मॉडल को कहते हैं कि अपना काम करो, लेट मॉडल डू हिज जॉब, वी डोंट केयर व्हाट ही इज डूइंग, वी जस्ट वांट द रिजल्ट्स, ठीक है? अब आप बोलोगे कि क्या मॉडल पे लॉजिक होता है, उसमें कोई पर्टिकुलर लॉजिक्स लगे हैं? तो नहीं, मॉडल पे ऐसे कोई लॉजिक नहीं लगे हैं जिस आप समझ रहे हो, ठीक है? कि अभी हमने जो ये हार्ट रेट वाला एग्जांपल लिए, हार्ट अटैक वाला एग्जांपल लिए, इसमें ऐसा कोई लॉजिक नहीं लगा था कि हमारे पास हार्ट अटैक का कोई हम उसको ECG ग्राफ दे रहे हैं, अगर वो ECG ग्राफ से प्रेडिक्ट कर मतलब उससे लॉजिक लगा रहा है कि अगर इतना आएगा वो फलाना ठिकाना, कुछ मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज़ में नहीं। हम बस इसको ट्रेन कर रहे हैं, हमारा जो डेटा का पैटर्न है, हमारा डेटा पैटर्न है, उससे ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है? जैसे आपका बेसिकली सोचो, मेरा एग्जांपल भूल जाओ, अगर तुम लोग को ये लग रहा होगा कि ये भी कॉम्प्लेक्स है, मैं तो बस कोशिश किया कि एग्जांपल मन से बनाऊँ मैं, लेकिन हाँ, अगर आप अपने मन से सोच के देखो एक बार कि आप लोग को जब बदली दिखती है, जब आप बाहर जाते हो तो आप सोचते हो ना यार बारिश हो सकती है, बारिश होगी, और 90% बारिश हो जाती है। क्यों हो जाती है बारिश? तो तुम बोलोगे हाँ, तो वो तो लॉजिक है ना, लॉजिकल बात है, हमने बहुत बार देखे हैं कि बदली होती है तो बारिश होती है। ये लॉजिक नहीं है, ये तो पैटर्न है कि बदली होती है तो बारिश होती है। ये जो पैटर्न आपके दिमाग ने रचा, जिसको आप लॉजिक बोल रहे हो अभी,
यहीं मशीन लर्निंग साइंटिस्ट ने इसी चीज़ को लॉजिक और पैटर्न में एक वॉल बनाए, एक दीवार बनाए, और फिर प्रोग्रामिंग मतलब चीज़ें प्रोग्राम करने की कोशिश करे, चीज़ें को कैटेगराइज करने की कोशिश करे, और आया ये सब्जेक्ट जहाँ पे हम ट्रेनिंग करते हैं, जहाँ पे हम चीज़ों को इवेल्युएट करते हैं उस तरीके से जिस तरीके से हम बाकी चीज़ों को नहीं करते, एल्गोरिथमिकली नहीं करते, रूल बेस्ड तरीके से नहीं करते। ठीक है, बहुत मज़ेदार होने वाला है, मैं आपको सही में बता रहा हूँ। यू विल लव दिस सब्जेक्ट। अगर आप थोड़ा सा मेरे साथ बने रहें तो आई एम प्रीटी श्योर यू विल लव दिस सब्जेक्ट। अब मैं आगे सुपरवाइज लर्निंग की टाइप्स के बारे में बताता हूँ आपको और कैसा क्या है। ठीक है, तो मैं प्रेफरेंशियली मेरे नोट्स लूँगा, तो नोट्स कम हैं, ये नोट्स नहीं है, ये तो आपको टेबल ऑफ कंटेंट टाइप लगेगा किसी बुक का, लेकिन मुझे ऐसे ही अध्ययन करना पसंद है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। तो क्या बोलते हैं सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग का मतलब कि हमारे पास डेटा सेट में लेबल होता है, लेबल डेटा होता है। ठीक है, मतलब कि जो हम प्रेडिक्ट करने वाले हैं वो पहले से दिया होता है हमारे पास, हमको बस पैटर्न क्रैक करने की वो दूरी है, हम पैटर्न क्रैक कर लें वो वाला कि वो लेबल डेटा और बाकी के जो पूरे कॉलम्स हैं वो कैसे नीचे जा रहे हैं, मतलब उनका पैटर्न कैसा है कि कौन से पेयर ऑफ फीचर्स से वो वाला लेबल आ रहा है, कौन से पेयर ऑफ फीचर्स से ये वाला लेबल आ रहा है। ये अगर आपका मशीन लर्निंग मॉडल ने प्रेडिक्ट कर लिया तो हाँ, उसकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। ठीक है, बस तो सुपरवाइज लर्निंग यही है कि हम हमारे मॉडल को ट्रेन करते हैं अंडर अ सर्टेन सुपरविजन, और वो सुपरविजन है लेबल डेटा। ठीक है, अब सुपरवाइज लर्निंग के बारे में हम थोड़ा सा डीप जाएंगे। सुपरवाइज लर्निंग के दो, अरे ये तो बहुत बड़ा है, ऐसे करके नहीं, मुझे ठीक है छोड़ो। सुपरवाइज लर्निंग में भी दो टाइप होते हैं, क्या क्या? क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। अब इसमें क्या, ये कैसे हुआ और ये सारे टाइप्स और ये सब बना कैसे, मैं आपको बताता हूँ। असल में बात ये है कि हम मशीन लर्निंग की जब नींव रच रहे थे तो इसमें ऐसा कुछ ये नहीं था कि हमें ज़रूरत पड़े हर एल्गोरिथमिक कंप्यूटेशन से जो हम बना रहे हैं चीज़ें, या कंप्यूटेशनली जो भी चीज़ों को देख रहे हैं क्या वो कंप्यूटेशनली अलग है या नहीं है, ऐसे करके हम कैटेगराइज करें। नहीं, हम डेटा डिपेंडेंट तरीके से चीज़ों को कैटेगराइज कर रहे थे। मतलब कि जैसा डेटा होगा वैसा हम हमारे मशीन लर्निंग के जो मॉडल्स हैं उनके टाइप को डिस्टिंग्विश करेंगे, अलग अलग रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा इज़ मदर। तो जैसे अगर हमारा डेटा में लेबल है, लेबल मतलब अभी बताया था आंसर्स हैं, तो वो सुपरवाइज लर्निंग हो जाएगा। अगर यही चीज़ नहीं है तो वो अनसुपरवाइज लर्निंग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके हमने कहते हैं। अब नीचे वाले भी और हैं, जैसे अगर आपका जो मॉडल है वो इस मतलब डेटा जिसमें अनलेबल डेटा में खुद से वो डेटा लेबल बना पा रहा है, खुद से लेबल बना पा रहा है, तो वो हो जाएगा सेमी सुपरवाइज लर्निंग। और अगर आपने उस डेटा को इस प्रकार प्रेजेंट किए कि वो डेटा इन्वायरमेंट है और आपका जो पॉइंटर है जो कि चल रहा है, या फिर आपका जो यूँ कह लो कि आपका जो प्रिडिक्शन वैल्यू है, प्रिडिक्शन आउटपुट है, वो एक एजेंट है, तो वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग हो गया। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में हम क्या करते हैं, जैसे एक इन्वायरमेंट दे देते हैं और उस इन्वायरमेंट में वो एजेंट जाता है और वो एजेंट पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड से सीखता है वो डेटा कैसा है, समझता है वो कैसा है। जैसे हम इंसान बड़े हुए हैं, खेलें हैं, साइकिल चलाना सीखे हैं, वो सारा रीइंफोर्समेंट लर्निंग था। ठीक है, ये सब के बारे में हम बहुत अच्छे से बात करेंगे। अभी मैंने बस आपको ऐसा ग्लांस दिया कि देखो यहाँ पे हम हर एक चीज़ को डेटा के रिस्पेक्ट में देखें। यहाँ पे डेटा में नहीं था अब लेबल, यहाँ पे डेटा में नहीं था, हमने डराइव किए लेबल। यहाँ पे हमारे पास डेटा इस प्रकार था कि हमारे पास को हमको एक एजेंट बनाने की ज़रूरत पड़े, तो हमने RL कर बना दिए, रीइंफोर्समेंट लर्निंग बना दी। तो हर एक मशीन लर्निंग का पार्ट जो है वो सारा कैसा ड्रिवन है, वो डेटा से, उसकी सारी डेफिनेशंस जो है मशीन लर्निंग की वो डेटा के रिस्पेक्ट में बनी हुई है। ठीक है, तो वैसे ही सुपरवाइज लर्निंग में भी ऐसा बना है। जैसे सुपरवाइज लर्निंग है, सुपरवाइज लर्निंग में एक आता है क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। अब इस कैसे बनाइए, मैंने तो बोला डेटा अभी यहाँ पे डेटा, हाँ ये भी डेटा के हिसाब से बना है। अगर हमारे पास लेबल डेटा, हमें पता है कि भाई ये है लेबल डेटा, समझे, हमें पता है हम प्रिडिक्शन क्या करना है, हमें
तो वो क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आता है। जैसे कैट और डॉग को प्रेडिक्ट करना, को अलग अलग पिक्चर से आइडेंटिफाई करना, तो हमको वहाँ पे तो पता है कि कैट और डॉग है ना, CATDOG हमें पता है ना, तो वो क्लासिफिकेशन के अंदर आ जाता है। और अगर हमें पता नहीं होता कैट और डॉग, जैसे कि हमें पता है कि हमारे डेटा में लेबल है, जैसे कि ये वाला एग्जांपल जो भी आपको बताया 2 4 6 8 वाला, हमें पता है यहाँ पे लेबल है, लेकिन हमको पता नहीं है कि कौन से फीचर में लेबल है, तो यहाँ पे हम रिग्रेशन यूज़ करते हैं। बहुत यूनिक डेफिनेशन बता रहा हूँ ये आप लोगों को मैं, आई डोंट थिंक सो आपको ये डेफिनेशन कहीं मिलेगी, ये मैंने खुद से समझते समय अपनी लर्निंग में सीखा था। और आपको वो सारी बेसिक डेफिनेशन ज़रूर मिल जाएगी कि इसमें और उसमें क्या फ़र्क है, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन में क्या फ़र्क है। वो बहुत बेसिक डेफिनेशन आपको मिल जाएगी कि जो रिग्रेशन है, मतलब इंजीनियरिंग वे में मिल जाएगी कि जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन हम यूज़ करते हैं रिग्रेशन में वर्सेस क्लासिफिकेशन में, दे बोथ आर डिफरेंट, दैट्स व्हाई द डेफिनेशन इज फ्रॉम द डिफरेंट। नहीं, ये बात नहीं है, बात तो जो मैंने बताया अभी वो है, उस हिसाब से बना है चीज़ें। आपको अपनी डेफिनेशन सुधारने की ज़रूरत है अगर आपको पता नहीं है तो, राइट। तो इस बात को मानना नहीं, इस बात को खुद से विचार करके देखना, खुद से रिसर्च करके देखना। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में मेंशन करना। और मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, आई एम प्रीटी श्योर मुझे अभी ऐसा कोई फीडबैक नहीं मिला है कि मैं गलत हूँ इस चीज़ में, ये डेफिनेशन में, ठीक है। कोई बात नहीं, फिर भी आई एम ईगर टू सॉल्व माई मिस्टेक्स। थोड़ा सा मैं लाइट बढ़ा लेता हूँ यार, कोई वाइट बैकग्राउंड मिल जाए तो। ओके, चेंज वॉलपेपर, यस जी, हाँ, यस, ये वाला वॉलपेपर वाइट है, हाँ वाइट वॉलपेपर है, इसमें लाइट आ जाएगी, ठीक है। गाइस बहुत गरीबी है गाइस, हमारे पास लाइट नहीं है, तो लैपटॉप की स्क्रीन वाइट करके लाइट सिमुलेट करना पड़ रहा है। अब आप लोग बोलोगे कि फ्लैश मतलब क्यों नहीं जलाए, फ्लैश भी तो होती है मोबाइल में, लेकिन वो मोबाइल अभी उसमें लगा हुआ है, ये देखो, अरे कैसे देखोगे आप लोग, आई डोंट नो हाउ कैन यू सी, बट वो मोबाइल अभी उसमें लगा है, रिकॉर्ड कर रहा है, वो जो कैमरा आपको दिख रहा है वो रिकॉर्ड हो रहा है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन, अभी मैंने आपको बता दिया, इसका एसेंस दे दिया कि इन दोनों के बीच में फ़र्क क्या है, ठीक है। अब हम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, फिर रिग्रेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा ये सब के बारे में, बहुत मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगा कि क्या चीज़ है ये, ठीक है। तो बने रहना अभी थोड़ी देर। हाँ, तो क्लासिफिकेशन देखो, जो मैंने एक बहुत पहले यहाँ पे छोटा सा एक वो लिखा था, लाइन लिखा था कि प्रिडिक्टिंग डिस्क्रीट लेबल्स फ्रॉम इनपुट डेटा सच एज स्पैम और नॉट स्पैम। हियर वी नो व्हाट लेबल डेटा इज, है ना, हमें पता है यहाँ पे लेबल डेटा क्या है, कि हमें स्पैम नॉट स्पैम प्रिडिक्ट करना है। उस वक्त भी हमें पता था, जब मैंने आपको एग्जांपल दिया था कुत्ता और बिल्ली वाला, हमें पता है हमें प्रिडिक्ट क्या करना है, क्लासीफाई क्या करना है, तो वो क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आता है। और प्रीटी मच नाम भी बताता है इस क्लास का, क्लासिफिकेशन बता रहा है कि हमें क्लासीफाई करना है चीज़ें, ठीक है। अब इसके अंतर्गत आता है, सिंपल सी बात है कि अगर दो चीज़ क्लासिफिकेशन कर रहा है, अगर मतलब दो जातियाँ हैं तो वो हो गया बाइनरी क्लासिफिकेशन, दो से ज़्यादा जातियाँ हैं तो हो गया मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, या फिर हाँ मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। सिंपल, मतलब नाम ही सीधे डायरेक्ट बता रहा है, इसमें तो ना कुछ याद करने की ज़रूरत है, और मुझे लगता है समझने की ज़रूरत नहीं है, तो कॉमन सेंस वाली बात हो गई, राइट। इसको बता के क्यों टाइम वेस्ट करूँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ बाइनरी क्लासिफिकेशन के अंदर क्या क्या आता है। बाइनरी क्लासिफिकेशन के अंदर आता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, सपोर्ट वेक्टर मशीन, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, ग्रेडियंट बूस्टिंग और न्यूरल नेटवर्क्स भी। लेकिन अब न्यूरल नेटवर्क्स वाली बात है, ये तो मेरा पढ़ते समय मेरे एग्ज़ाम्स या फिर मैं जब नोट बना रहा था, मैं आई एम प्रीटी श्योर मैं एग्ज़ाम के वक्त नोट्स नहीं बना रहा था वाले, लेकिन जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे को तब डीप लर्निंग का आभास था, मुझे पता था डीप लर्निंग क्या होता है, तो इसलिए मैंने मतलब डीप लर्निंग के जितने भी आर्किटेक्चर है वो सब इसमें मर्ज कर दिया पूरा, ठीक है। तो आपको वो कभी कभी देखने को मिल जाएगा, और मैं आपको थोड़ा थोड़ा ग्लैंस दे दूंगा, तो इससे आप डरोगे नहीं जब आप न्यूरल नेटवर्क्स पढ़ोगे या डीप लर्निंग पढ़ोगे। मैं जब 9th या 10th वीडियो बनाऊँगा इसकी, तो यू विल नॉट गेट कन्फ्यूज। और मैं डीप लर्निंग की भी बहुत बड़ी
प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें सिर्फ डीप लर्निंग समझाऊँ आप लोगों को, और वो भी 10 या 12 वीडियोस होंगे और बहुत मज़ा आएगा उसमें भी। मैं उसमें आपको मैं बेसिकली पाईटॉर्च यूज़ करता हूँ, तो पाईटॉर्च से बताऊँगा पूरा कि कैसे करते हैं। और आजकल रिकमेंडेशन सिस्टम्स भी बहुत ज़्यादा चलन में है कि आजकल डीप लर्निंग से रिकमेंडेशन, पहले डीप लर्निंग से नहीं बनते थे रिकमेंडेशन सिस्टम्स, सारे रूल बेस्ड एल्गोरिथम से बनते थे पहले रिकमेंडेशन सिस्टम्स। अब सारे डीप लर्निंग से बन रहे हैं, टावर से बन रहे हैं, मतलब वो सारे उनकी टर्म्स हैं उनकी खुद की। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करते हैं, वो क्या लाइब्रेरी यूज़ करते हैं उसके लिए, उसके जो मॉडल्स हैं उसको ट्रेन कैसे किया जाता है, क्या डिफरेंट है वो मॉडल्स में, डिफरेंट क्या है, क्या होता है फोरकास्टिंग है कि नहीं, रिकमेंडेशन और फ़र्क में इसमें फ़र्क क्या है, उस सब बताएंगे, उस सब के बारे में बात करेंगे, वो वीडियो में बात करेंगे। वो प्लेलिस्ट अलग होगी, वो एक अलग ही थोड़ा एक मल्टीवर्स होगा। तो अभी अपन इसमें आते हैं, ठीक है। ठीक है, तो बाइनरी क्लासिफिकेशन मतलब कि वहाँ पे दो पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, दो पॉसिबल वेज हो सकते हैं, लेबल्स हो सकते हैं, मतलब एक लेबल में दो पॉसिबल डोमेन्स हो सकते हैं, सॉरी दो पॉसिबल स्कोप हो सकते हैं उस लेबल के, या तो हाँ या तो ना, या तो स्पैम या तो नहीं, या तो ये जाती या तो बी जाती, ठीक है, दो ही हैं सिर्फ। एक से उससे ज़्यादा हो गया तो नीचे जाएंगे, उसके नीचे वाले टाइप में जाएंगे। अब इसको इम्प्लीमेंट करना, बाइनरी क्लासिफिकेशन को सॉल्व करना, इंजीनियर करना, हमने मशीन लर्निंग में हमारे पास सेवरल वेज हैं, जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन, सपोर्ट वेक्टर मशीन। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है, ये एक लीनियर मॉडल है, बाइनरी क्लास सिग्मॉइड फंक्शन से प्रिडिक्ट करते हैं कि लीनियर मॉडल फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन यूजिंग सिग्मॉइड फंक्शन। सबसे पहले हम रिग्रेशन के बारे में बात करते हैं कि रिग्रेशन क्या होता है। तो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं और उसमें देखते हैं हमारा जो डेटा सेट है, जैसे मान लो कि ये है डेज, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, ठीक है, ऐसे करके बोल रहा हूँ, और ये है 3 4, ठीक, और ये है मेरा, मान लेते हैं कॉफ़ी ब्रेक, समझिए। तो पहले दिन में मैंने लिया था 3 कॉफ़ी ब्रेक्स, दूसरे दिन में मैंने लिया 1 कॉफ़ी ब्रेक, 2 कॉफ़ी ब्रेक, और ये इंटेंसिटी बता रहा है, मान लेते हैं, ठीक है। अब हमको वाई एक्सिस की इज्जत भी तो बचानी पड़ेगी, तो जैसे जैसे ऊपर जाता है वो इंटेंसिटी में बढ़ते जाता है, तो हमें वो चीज़ को भी रखना पड़ेगा। तो कॉफ़ी ब्रेक जितना मैंने ऊपर अगर मार्क करूँगा, मतलब मैंने उतनी ज़्यादा कॉफ़ी पी हुई है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, तो चौथे दिन में मैंने लिया 1, 5वें दिन में मैंने लिया, सॉरी चौथे दिन में 3 मान लेते हैं, 5वें दिन में इतना इतना इतना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मुझे लगता है कि ठीक है। अब देखिए, अब क्या है, हमें क्या करना है, अब हमें प्रिडिक्ट करना है, जो मैंने बताया था आपको, हमारा प्रिडिक्शन गाइड, हमारी चीज़ होती है कि प्रिडिक्ट करना चीज़ है। तो अब मेरा जो नेक्स्ट डे है, इसमें मैं कितने कॉफ़ी ब्रेक्स लूँगा, या फिर इस नेक्स्ट डे में मैं इस मैग्नीट्यूड का ब्रेक लूँगा भी कि नहीं लूँगा। मेन बात ये है कि मैं इस मैग्नीट्यूड का ब्रेक लूँगा कि नहीं लूँगा इस दिन में, ठीक है, हाँ या ना, या इस दिन में लूँगा कि नहीं लूँगा। ये है मेरा करने का मूल मतलब कि है कि नहीं लूँगा कि नहीं लूँगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, तो इसके लिए सबसे पहले मैथमेटिक्स में एक टर्म आई थी जो गॉस ने, हमारे जो गॉस हैं, आपको पता होगा अगर आप किसी ने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, तो गॉस एक बहुत फेमस साइंटिस्ट है, मैथमेटिशियन है। उसका नाम है पैरामेट्रिक रिग्रेशन। पैरामेट्रिक रिग्रेशन एक टर्म थी जो सबसे पहले गॉस ने रखा था, और ये इतनी बेसिक लगी थी उसे, ये चीज़ इतनी कॉमन सेंस लगी थी उसे, कि उसने इसको जर्नल में प्रिंट करवाना या पेटेंट करवाना ठीक नहीं समझा। उसने सोचा कि ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, तो लेकिन वो चीज़ रिवॉल्यूशन बन गई बाद में, जब हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ते थे, तो वो चीज़ रिवॉल्यूशन की जैसे हमारे सामने नज़र आई, पेश हुई। और हम मशीन लर्निंग में भी वो चीज़ इतनी ज़रूरी हो गई है कि ज़रूरी हो गई कि आज हम जब डीप लर्निंग का स्तंभ रखे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसका जो पिलर है वो रिग्रेशन ही है, और वो
बहुत ज़रूरी है। रिग्रेशन क्या करता है पता है आपको? जैसे कि इतने सारे डेटा पॉइंट्स हैं मान लीजिए, तो रिग्रेशन इन सबके बीच की बेस्ट फिट लाइन प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है। किस प्रकार से प्रिडिक्ट करता है? इस प्रकार से कि वो लाइन का इन सबसे डिस्टेंस शॉर्टेस्ट हो। मान लो ये लाइन है वो, अब इन सबसे डिस्टेंस अगर ये शॉर्टेस्ट हुआ तो ये रिग्रेशन लाइन होगी। तो क्या शॉर्टेस्ट है? आई डोंट थिंक सो शॉर्टेस्ट है। आप इस सब लाइन को कैलकुलेट कर लो डिस्टेंस, और जो x1 आएगा और ये वाली लाइन के बीच का जो मान लो x2 आएगा, आई एम प्रिटी श्योर कि x2 छोटा होगा x2 का डिस्टेंस छोटा होगा। ये x1 x2 में क्या बोल रहा हूँ, डिस्टेंस है, ये सबकी समीशन है। मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मानते हैं एक चीज़, देखते हैं काम करती है कि नहीं। तो ये रेड लाइन जो है, इसकी दूरी सारे पॉइंट से कितनी है? 1 + 2 + 3 कितना होता है? 6, 9, 10.7। ठीक है। और अब अगर हम देखें ये ब्लू लाइन बना देता हूँ भाई, इसकी दूरी इन सारे पॉइंट से कितनी है? मान लो ये पॉइंट 1.1 होगा, क्योंकि मैं बस इंट्यूशन से देख रहा हूँ। ठीक है, ब्लू लाइन और ये तो 0 हो गया। मान लो ये 1.1 तो बड़ा ही दिख रहा है, 1.2 मान लेते हैं, ये 1.2 मान लेते हैं, तो कितना हुआ? 3.5, समथिंग लाइक 3.5, जो कि काफ़ी छोटी है। अब हमें ऐसे ही करते करते एक बेस्ट फिट लाइन फाइंड करना है। अब हम यही वाली लाइन को थोड़ा ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करते करते इसका स्लोप बदलते बदलते, या इसको छोटा बड़ा इसको ऐसे स्लोप कर चेंज करते हुए, इसका इंटरसेप्ट चेंज करते हुए सबसे बेस्ट फिट लाइन फाइंड करेंगे, जो कि 3.5 से भी छोटी होगी, 10.7 से भी छोटी होगी, और वो होगा रिग्रेशन। इसी को हम रिग्रेशन बोलते हैं, यही प्रणाली रिग्रेशन कहलाती है। तो हम यही चीज़ अगर हमारे इसमें करें तो जो बेस्ट फिट लाइन बनकर हमारे पास आएगी, या तो ये होगी, या तो ये होगी। इतना ज़रूर पता है कि जो ज़्यादा पॉइंट के झुंड है वहाँ के आसपास ही होगी वो लाइन, या उनसे गुजर के जाएगी। तो मुझे लग रहा है वो ये झुंड इस साइड है। देखो, हर चीज़ कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर आप एक ह्यूमन है तो आप कभी कभार कुछ समझा रहे हो या समझ रहे हो, तो थोड़ा अपना वो वाला माइंड लगा के देखो जो बहुत कॉमन सेंस में देखता है। ठीक है, वो जिसको बार बार स्केल की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसको बार बार ऐसा यूनिट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो वाला माइंड लगा के देखो, अंदाज लगा के देखो। तो जैसे मैंने अभी बोला कि वो रिग्रेशन लाइन ज़रूर उसके जो वेरिएंस जहाँ पे सबसे ज़्यादा है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्लस्टर्ड है पॉइंट, वहाँ के आसपास ही कहीं होगी, राइट? तो होगी, ऑफकोर्स होगी, ये कोई यूनिवर्स में फॉल्स नहीं हो सकता है ना। अगर नहीं होगी तो वो जितने पॉइंट्स हैं, वेरिएंस जो उसको हाई कर रहा है, वो डेटा सेट के शायद 90% आबादियाँ हैं, और वो 90% आबादियों से दूर जा रहा है, इसका मतलब ज़रूर वो बेस्ट फिट लाइन नहीं है। ठीक है, तो बिना कैलकुलेट करे हमने एक चीज़ को थ्योरेमेटिकली प्रूफ कर दी। तो ज़रूरी नहीं है हर चीज़ को स्केल से प्रेडिक्ट करें, हर चीज़ में अपना वो वाला मस्तिष्क लगाएं जो कैलकुलेट करता है, जो जेई के क्वेश्चन सॉल्व करता है, राइट? थोड़ा अंदाज से देखो, थोड़ा कॉमन सेंस से देखो। तो मान लो, क्योंकि मैंने मान लिया कि वो रिग्रेशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये, तो मैंने बेस्ट फिट लाइन ऐसा ड्रॉ कर दिया। तो अब ये वाली लाइन जो आगे बढ़ेगी, ये जो आंसर आता जाएगा इसका, हम इसी को मानेंगे कि यही मेरा कॉफ़ी ब्रेक का एग्जामेशन, मतलब जो मेरा कॉफ़ी ब्रेक का जो आंसर है, मतलब कि मैं कितनी कॉफ़ी ब्रेक्स लूँगा आगे दिन बढ़ते जाएगा जब, तो उसका बेस्ट प्रिडिक्शन है ये। और यही लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, और या तो ये रिग्रेशन है, अभी मैंने आपको रिग्रेशन समझाया, ठीक है। और रिग्रेशन के टाइप्स हैं, जैसे कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जब आपको प्रेडिक्ट करना हो हाँ या ना, ठीक है।
तो अब मैंने आपको थोड़ा सा रिग्रेशन समझा दिया है ना। अब मैं आपको बताता हूँ, जब आपने रिग्रेशन समझ ली, एक जनरल लैंग्वेज समझ ली है, ठीक है, अब आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन देखना कैसे समझते हो। अभी जो मैंने आपको ये एग्जांपल बताया था, ऑफ कोर्स ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन का नहीं है, क्योंकि इसमें आप जब देख रहे हैं, इसमें मेरी जो हरकत है, मेरी जो कॉफ़ी ब्रेक लेने की हैबिट है, देखो वो कोई भी तरीके से लॉजिस्टिक नहीं लग रही है। यहाँ पे मैं तीन तीन वो कर रहा हूँ, आंसर दे रहा हूँ, देखो। अगर आप यहाँ देखो, यहाँ पे मैं 1 2 3 कर रहा हूँ, यहाँ देखो यहाँ पे 1 कर रहा हूँ, तो ये कदापि लॉजिस्टिक रिग्रेशन नहीं है। अब हम देखते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन फिर किस डेटा सेट में लगेगा। मान लेते हैं ये भी वही है, नंबर ऑफ डेज, और ये है विशेष ने वीडियो बनाया, नहीं ये है मेक और नॉट मेक, ये ठीक है। तो मान लो पहले दिन में मैं बहुत जोश में था तो मैंने वीडियो बनाया, दूसरे दिन में भी बनाया, तीसरे दिन में भी बनाया, चौथे दिन में मैंने नहीं बनाया, पाँचवें दिन में मैंने नहीं बनाया, फिर मैं गिल्ट में आ गया कि अरे फिर मैंने बनाया फिर मैंने बनाया, फिर मेरे को हलाली आ गई, फिर मैंने नहीं बनाया, फिर बनाने लगा। तो ये एक तरीके से लॉजिस्टिक रिग्रेशन आपको दिख रहा है कि मेरे पास बूलियन आंसर्स है यहाँ। अब इसको प्रेडिक्ट करने के लिए हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज़ करते हैं। अभी जो मैंने आपको रिग्रेशन समझाया कि आप बेस्ट फिट लाइन फाइंड करते हैं और ये वो है ना ये मैंने इतना जो बोला, अब हम यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं वो चीज़ कि यहाँ पे वो चीज़ कैसे दिखती है। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, एक फंक्शन होता है इससे पहले कि 1/1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स। सिंप्लीफाइड वे में अगर लिखूँ तो ई पी की पावर एक्स 1 प्लस ई की पावर एक्स, और है ना, क्योंकि मैंने समझ गए हो गए आप लोग कि मैंने 1/e की पावर एक्स करके सॉल्व कर दिया इसको। तो या तो ये या तो ये अब आप एक चीज़ देखो, लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या बोलना चाहता हूँ मैं, कि जो मेरा आउटपुट है ये y और x क्या है, ये नंबर ऑफ डेज, कि मैंने पहले दिन में किया, पहले दिन में नहीं किया, है ना, तो इससे हम फाइंड कर रहे हैं। तो ये इसका विजुअलाइजेशन मैं आपको पहले बता दूं, ये कैसा दिखता है, ये ऐसा दिखता है, एस कर्व है, और इस फंक्शन को बोलते हैं सिग्मॉइड फंक्शन। याद रखना ये बहुत ज़रूरी है, सिग्मॉइड फंक्शन ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। तो हम ये सिग्मॉइड फंक्शन के थ्रू इसको ऐसा फिट करने की कोशिश करते हैं और हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हमने जो देखे थे कि हमारे पास दो ही आउटपुट होंगे, और मतलब दो ही लेबल होंगे, और हमको उसमें हमारे डेटा पॉइंट्स को क्लासिफाई करना है, ठीक है। अब मैं आपकी यही डेफिनेशन तोड़ने वाला हूँ, क्योंकि अब हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन की डेफिनेशन को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। लॉजिस्टिक रिग्रेशन अगर क्या हो कि हमारे पास 3 क्लास हो या 4 क्लास हो या 5 क्लास हो, तो वो क्या हो जाएगा फिर, क्या वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर नहीं आएगा? फिर तो तुम बोलोगे कि यार उसको मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन बोलने लगेंगे कि वो मल्टी क्लास क्लासीफायर हो जाएगा। हाँ, तो वो होती है मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन। मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन, हम उसमें सिग्मॉइड फंक्शन यूज़ कर रहे थे, राइट, कि वो वाले में मतलब जहाँ पे 2 क्लासेस थी, जैसे कि मान लो यहाँ पे आपका है, यहाँ पे ना है, तो बेस्ट फिट लाइन क्या थी, वो सिग्मॉइड फंक्शन जो एस कर्व में चलता था वो ये थी, है ना। अब हम यहाँ पे सॉफ्ट मैक्स यूज़ करेंगे। सॉफ्ट मैक्स एक्टिवेशन फंक्शन हम नॉर्मली भी कैटेगोरिकल डेटा के लिए यूज़ करते हैं, और नॉर्मली हम यहाँ पे भी वही यूज़ करेंगे जब हमारे पास मल्टी क्लास कुछ इस प्रकार से आ जाएगा कि मान लो ये भी हो रहा है, ये भी एक साथ नहीं हो रहा है भाई, ये और ये भी हो रहा है कभी कभी, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रोबेबिलिस्टिक हम सॉफ्ट मैक्स यूज़ करेंगे। सॉफ्ट मैक्स ऐसा दिखता है, हम आपको बताते हैं। सॉफ्ट मैक्स ऐसा, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ प्रोबेबिलिस्टिक कर देता है, और ये करना भी बहुत ज़रूरी। तो ये मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन था। मुझे लग रहा था कि मैं आप लोगों को समझा दूँ ये, क्योंकि लॉजिस्टिक रिग्रेशन जब समझा रहा हूँ और आप लोग बाद में कहीं से रेफर करो और आपको मल्टीनोमियल मिल जाए तो आपको लगेगा कि यार विशेष ने तो झूठ बोला कि 2 क्लास ही हो पाते हैं, लेकिन ये 3 भी हो पाते हैं, 4 भी 2 से ज़्यादा होते हैं तो उसको मल्टीनोमियल बोलने लगते हैं। अब वो डेफिनेशन मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी मशीन लर्निंग में, तो इसलिए वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन को कभी कभार हम नीचे रखते हैं मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन के नाम से। कुछ बुक में रहता है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन में ऑर्डिनल मल्टीनोमियल और एक और टाइप होता है उसके साथ रखते हैं, तो वो सबका अपना अपना कहने का तरीका है। आपको अपने हिसाब से आप जो ठीक समझे, आपको जो जैसा समझने में सहूलियत हो, आसानी हो, आप वैसा यूज़ करें। अब हम आते हैं सपोर्ट वेक्टर मशीन में। सपोर्ट वेक्टर मशीन क्या होता है? क्लासिफिकेशन का, बाइनरी क्लासिफिकेशन का ये भी एक बहुत बेहतरीन टाइप है सपोर्ट वेक्टर मशीन। ये ऑप्टिमल हाइपर प्लेन फाइंड करता है कोई भी क्लासिफिकेशन टास्क के लिए। मैं यहाँ पे कोई भी बोल रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि ये सिर्फ बाइनरी क्लासिफिकेशन नहीं करता, ये नॉन मल्टीनोमियल मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन भी कर पाता है। सपोर्ट वेक्टर मशीन क्या करता है? आपके पास आपका जो डेटा है, मान लो कि आपके पास बहुत सारे रेड पॉइंट्स हैं और आपके पास ब्लू पॉइंट्स हैं, मान लो ये कोई एक्टिविटी है, आपका हार्ट रेट है, ये और जो रेड वाला है वो किसी और का हार्ट रेट है। तो आपने कुछ इस प्रकार से किया। अब आपको इन दोनों का डिस्टिंक्शन करना है तो आप सपोर्ट वेक्टर मशीन यूज़ कर सकते हैं। सपोर्ट वेक्टर मशीन इन दोनों के बीच में जो लाइन बनने वाली है, जो बॉर्डर बनने वाली है, लाइन ऑफ नो ह्यूमन कहते हैं, क्या लो या वॉट एवर ह्यूमन लैंग्वेज में, लेकिन हम हमारे सपोर्ट वेक्टर मशीन के पेपर में जो लिखा था हम उसको रेफर करेंगे। हाइपर प्लेन, कर्नल, ये सारी टर्मिनोलॉजी उसमें यूज़ किए थे हम लोगों ने। तो क्या करता है सपोर्ट वेक्टर मशीन? यही डेटा को हायर डायमेंशन में प्रोजेक्ट करता है, मतलब 3 डायमेंशन में प्रोजेक्ट करता है, और इसके बीच में एक प्लेन बनाने की कोशिश करता है। वो प्लेन जो होता है वो इन सारे लाइनों से, सॉरी, इन सारे पॉइंट्स से, ये जो है उनसे डिस्टिंक्ट होता है, मतलब कि वो प्लेन ही इन दोनों के बीच का बॉर्डर होता है। अब ये तो विजुलाइज करने में कितना सिंपल लग रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में जब हमको इम्प्लीमेंट करना होगा तब आपको असली में समझ में आएगा कि ये कितना ज़रूरी था। ओके, तो सपोर्ट वेक्टर मशीन जो है वो प्रेफरेंशियली बनाया ही हमारे बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए गया था, लेकिन फिर उसको बाद में हम मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए या फिर नाना प्रकार के क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ करने लगे थे। ठीक है, सपोर्ट वेक्टर मशीन में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स, टॉपिक्स है जो आपको बता दे रहा हूँ मैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी में फैमिलियर हो जाए। और अभी जो मैंने आपको हाइपर प्लेन के बारे में बताया, जिसको कर्नल बोलते हैं हम, है ना, उसके आसपास वाले जो पॉइंट्स हैं, जैसे कि आप देखो, ये जो मैंने अभी लाइंस बनाया है, इसके आसपास वाले जो पॉइंट्स हैं इसको हम बोलते हैं सपोर्ट वेक्टर्स। वो सपोर्ट कर रहे हैं कर्नल को, कि वो जितने ज़्यादा अच्छे से डिफाइंड होंगे कर्नल हमारा, हमको पता चलेगा कि कहाँ पे है। ठीक है, तो ये सपोर्ट वेक्टर होते हैं। ठीक है, और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस को मार्जिन कहते हैं। ये जो ब्लैक कलर की लाइंस आपको दिख रही है वो मार्जिन है। ठीक है, और सपोर्ट वेक्टर को रिमूव कर दोगे तो आपका हाइपर प्लेन शिफ्ट हो जाएगा, डगमगा जाएगा, लेकिन बाकी दूसरे पॉइंट्स को रिमूव करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए हम उसको सपोर्ट वेक्टर कहते हैं। सपोर्ट सिस्टम है वो, इसलिए। ठीक है, और अब जैसे कि अभी 2 क्लास थी, अब ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों क्लास जैसे अभी यहाँ पे दिख रही है वैसे ही हो, हमारी कंट्रीज जैसे अलग अलग है वैसे ये पूरी बहुत अच्छे से हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी हो सकता है, हेटेरोजीनियस। अब ये कैसे एक प्लेन सीधी लाइन वाला या फिर लीनियर वाला कोई भी चीज़, टोपोलॉजी, लीनियर टोपोलॉजी वाली कोई भी चीज़ कैसे सेपरेट करेगी इसे? तो इसीलिए इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आता है ऐसे कर्नल जो कि नॉन लीनियरली सेपरेबल होते हैं, जैसे कि गॉसियन प्लेन हो गए, रेडियल बेसिस प्लेन्स हो गए। अब मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए हम जब SVM को ट्रेन करते हैं, ऐसे मॉडल्स को, सपोर्ट वेक्टर मशीन जैसे मॉडल्स को, तो इसके 2 तरीके होते हैं मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में ट्रेन करने के लिए। एक होता है 101 और एक होता है 1 वर्सेस रेस्ट, 1VR, OVR। ठीक है, तो मैं एक बार लिख के आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। कहाँ पे? हाँ, SVM फॉर
मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। तो 1 OVO मतलब 1 vs 1, इसका मतलब हम हर पेयर ऑफ क्लास के लिए सपोर्ट वेक्टर मशीन को ट्रेन कर रहे हैं। जैसे अगर हमारे पास 4 क्लासेस हैं तो हम सारी क्लासेस के लिए एक सपोर्ट वेक्टर मशीन मतलब एक मॉडल ट्रेन कर रहे हैं। और 1VR 1 वर्सेस रेस्ट मतलब हम ट्रेन 1 सपोर्ट वेक्टर मशीन पर क्लास। मतलब हमारे पास 4 है तो पहले 1 वर्सेस 3 करेंगे, फिर सेकंड वर्सेस 3 करेंगे, फिर थर्ड वर्सेस थर्ड करेंगे। मतलब फर्स्ट वर्सेस थर्ड, सेकंड वर्सेस थर्ड, थर्ड वर्सेस थर्ड, तो है 3 SVMs तैयार हो गए। तो ये हमको बेटर डिस्टिंक्शन देगा कि वो किस तरीके से अलग है, हमको एक अच्छी बेटर आइडेंटिटी मिल सकती है पॉसिबली, या फिर वो डेटा डिवन है, डेटा के हिसाब से हो सकता है। ठीक है। SVM रिग्रेशन के लिए भी यूज़ होती है। जब हम रिग्रेशन को ऐसा ट्यूब बेस्ड स्ट्रक्चर में फिट करने की कोशिश करते हैं तो उसको SVR बोलते हैं, सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स इसमें है। एक पैरामीटर होता है सी पैरामीटर। सी पैरामीटर क्या करता है कि आपको आप जब पेनल्टी लगाओगे आपके वो जो सपोर्ट वेक्टर्स हैं वो कभी कभार अगर मान लो जो हाइपर प्लेन है वो थोड़ा आगे पीछे हो जा रहा है, रेड वाले पॉइंट्स को ब्लू वाले जोन में अगर मान लो डाल दे रहा है, उससे पार होके चला जा रहा है, तो उसमें पेनल्टी जो लगती है वो सी पैरामीटर डिफाइन करता है, डिज़ाइन करता है। तो सी पैरामीटर एक हो सकता है। ठीक है। इसके एडवांटेज ये होते हैं कि हायर डायमेंशनल स्पेसेस में काम कर सकता है, इसका मतलब जिसमें मल्टीपल फीचर हो हायर डायमेंशनल स्पेसेस में काम कर सकता है। और मेमोरी एफिशिएंट है क्योंकि ये सिर्फ सपोर्ट वेक्टर्स यूज़ करता है, तो ये मेमोरी एफिशिएंट है काफ़ी ज़्यादा। और डिसएडवांटेज ये है कि इसको आप स्केल नहीं कर सकते बड़े बड़े डेटा सेट्स के लिए। मतलब हाँ ठीक है, मल्टीपल फीचर्स तो हो सकते हैं, मल्टीपल कॉलम्स तो हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको डेटा सेट बड़ा मिल गया, डेंस मिल गया डेटा सेट, तो यार कैसे करोगे। मतलब आप देख पा रहे हो ना ये कंप्यूटेशनली कितना हैवी पड़ रहा है टास्क, तो इसलिए ये थोड़ा सा स्केलेबिलिटी की दिक्कत है इसमें। ठीक है। और आपको इसका डिसएडवांटेज एक ये भी मैं बोल सकता हूँ अपनी तरफ से कि आपको इसमें कर्नल चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक जो फ्रेश इंजीनियर होगा वो इतनी आसानी से कोई कर्नल चूज़ कर पाएगा किसी के लिए। आप बोलो लीनियर के लिए कि 2 डायमेंशनल कर्नल या 3 डायमेंशनल कर्नल, नहीं, उसमें भी आपको फिर कर्नल ट्रिक्स अप्लाई करनी पड़ती है, जो कि सपोर्ट वेक्टर मशीन में एक काफ़ी ब्रेन सेल्स को खपाने वाला काम है। तो हाँ, ये एक चीज़ हो सकती है। तो सपोर्ट वेक्टर मशीन इतना ही है, यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि है डिसीजन ट्रीज। डिसीजन ट्रीज वही ट्री लाइक मॉडल है जो कि सारे डेटा को आपके फीचर वैल्यूज़ में स्प्लिट कर देता है। आपने, मुझे पता है, ट्रीज अच्छे से पढ़े होंगे, तो डिसीजन ट्रीज भी उसमें से एक है। ठीक है। ठीक है। तो डिसीजन ट्री को समझाने के लिए मैंने कुछ पॉइंट खुद से लिखा अपने दिमाग में, पूरा मैंने एक लीनियर सर्च किया और उसमें देखा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ सकते हैं समझने के लिए कि डिसीजन ट्रीज बेसिकली होते क्या हैं। तो इस टॉपिक को स्किप करना मैंने ठीक नहीं समझा। मैं सोच रहा था कि इसको स्किप कर दूं क्योंकि ये तो आप लोग को पता होगा, लेकिन मशीन लर्निंग का ये बहुत ज़रूरी टास्क है, क्योंकि जब हम रैंडम फॉरेस्ट समझते हैं तो ट्रीज उसका शायद एक यूनिट है, डिसीजन ट्रीज उसकी यूनिट है रैंडम फॉरेस्ट के। तो मुझे लगता है ये समझाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो चलो मैं आपको बिना किसी तरीके समझाता हूँ। तो नोड्स क्या होते हैं आप सबको पता है ट्रीज में। जब हम सबसे बेसिकली मैं आपको बताता हूँ आपको क्या पढ़ाया नहीं गया होगा ट्रीज के लिए, क्योंकि मशीन लर्निंग तो शायद आपने पढ़े नहीं होगे, तभी आप वीडियो देख रहे हो अच्छे से, है ना। ओके। तो हमारे पास जब डेटा सेट है तो हम जब फीचर्स को स्प्लिट करते हैं हमारे, ठीक है, कि ये फीचर अलग अलग होगा, ये वाला अलग होगा, ये वाला अलग अलग होगा, ये अलग होगा, ये फीचर्स हैं सारे, और वो फीचर्स के अंदर में और भी पैटर्न्स दिख रहे हैं हमें। तो ये जो हम स्प्लिट करने के लिए जो नोमेनक्लेचर यूज़ कर रहे हैं वो नोड है। ठीक है। नोड किस किस टाइप के हो सकते हैं। रूट नोड हो सकता है। तो रूट नोड वो नोड है, कौन सा नोड है, फीचर। अगर मान लो ये आपका डेटा सेट ना हो के फीचर हुआ, या तो डेटा सेट को पूरा का पूरा हुआ, यहाँ पे मल्टीपल डेटा सेट्स हुए आपके पास, है ना। तो रूट नोड आपका वो पहला क्वेश्चन है जो आपको स्प्लिट करने में मदद करेगा। ये आपको स्प्लिट करना क्या है तो वो करता है। आपको ये सब खुद से करने की ज़रूरत नहीं है, ये डिसीजन ट्री खुद से करेगा। मशीन लर्निंग का यही का
काम है कि वो खुद से करते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। हाँ, तो इसमें रूट नोड होते हैं सबसे पहले तो, ये रूट नोड है, सही बात है, आपको सही में पता होगा ये नोमेनक्लेचर। इंटरनल नोड जो अदर डिसीजन लेते हैं वो ये हो गए आपके इंटरनल नोड्स, और ये जो नीचे के हैं ये लीफ नोड्स, फाइनल आउटपुट, कोई भी वैल्यू हो गई, क्लास हो गई, लेबल हो गई, ठीक है। तो समझ गए, नोड्स भी 3 प्रकार के होते हैं, रूट नोड, इंटरनल नोड और लीफ नोड। अब हम आते हैं हमारे दूसरी चीज़ में कि ये जो भी स्प्लिट हमने देखे, जो स्प्लिट हो रहा था, ये डिफरेंट डिफरेंट नोड्स जब बन रहे थे, तो ये कैसे ट्री कर रहा था, किस प्रकार से करेगा, क्या चीज़ होगा तो करेगा, मतलब हमारे पास क्या पैरामीटर्स होंगे जिसके बेसिस में ट्री स्प्लिट करेगा, ये डिसाइड करेगा कि कैसे करना है, ठीक है। तो वो हैं 3 प्रकार, एक है गिनी इम्प्योरिटी, मैंने लिखा हुआ यहाँ पे, आप देखो, गिनी इम्प्योरिटी, इंट्रोपी, मीन स्क्वायर एरर, ठीक है। तो जब हम क्लासिफिकेशन वाले टास्क करते हैं तो हम गिनी इम्प्योरिटी और इंट्रोपी यूज़ करते हैं। तो गिनी इम्प्योरिटी बताती है कि आपकी क्लास कितनी मिक्स्ड है, ठीक है। जितना कम मिक्स्ड होगा उतना बेटर होगा, राइट। जैसे कि जब शक्कर में हम जब नमक को डाल देते हैं बस बिना घोले, तो वो नीचे जम जाता है नीचे, तो वो गिनी इम्प्योरिटी वहाँ की बेटर है, लो है। और जैसे ही आप उसको स्टिर करोगे तो गिनी इम्प्योरिटी इनफाइनाइट में जाती जाएगी और आपका फिर क्लासिफिकेशन वाला टास्क टीडियस हो जाएगा। इट विल बिकम टफ टू सेपरेट द वाटर एंड सॉल्ट, राइट। तो गिनी इम्प्योरिटी आप समझे क्या चीज़ है, मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की, कन्वे करने की, जो मैं कहना चाह रहा था, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंट्रोपी के बारे में। इंट्रोपी का मतलब क्या है, आप सबको थर्मोडायनेमिक्स के बारे में ज्ञात है ना। यहाँ पे भी सेम वही मतलब है इस चीज़ का। इंट्रोपी क्या है यहाँ पे होता है, ये हम डिसऑर्डर मैनेज कर रहे हैं, हमारे डेटा में डिसऑर्डर कितना है, मैं उस चीज़ को डिसऑर्डर बोलना काफ़ी सही समझता हूँ, ठीक है। और मतलब जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे डेटा में होगा, मोर द इन्फॉर्मेशन बेटर द स्प्लिट। जितना हमारे पास उस फीचर का इन्फॉर्मेशन है, फीचर मैंने बोला था कि फीचर जब मैं बोलूँगा तो आप कॉलम समझना, तो जितना हमारे पास उस फीचर का इन्फॉर्मेशन है, जितना हमारे पास फीचर का एक इंट्रोपिकल इक्विलिब्रियम है, एक लेवल में इंफॉर्मेशन है हमारे पास, हमको उतना बेटर स्प्लिट मिलेगा। तो बेसिकली इंट्रोपी का मतलब होता है कि वो मेजर करता है डिसऑर्डर इन द फीचर, डिसऑर्डर इन अ डेटा सेट, डिसऑर्डर इन एनी एंटिटी, ठीक है। ये इंट्रोपी वाली बात हो गई। अब हम आते हैं रिग्रेशन में, कि रिग्रेशन में जब हम डिसीजन ट्रीज को यूज़ करते हैं तो वो कैसे यूज़ होता है। तो हम मीन स्क्वायर एरर की मदद से स्प्लिट करते हैं। मीन स्क्वायर एरर से कैसे करेंगे कि जब जहाँ पे वेरिएंस जो है वो कम हो, वेरिएंस मैंने अभी आपको बताया था बात करते हुए कि वेरिएंस का मतलब क्या है, जहाँ पे डेटा बहुत ज़्यादा क्लस्टर्ड होता है वहाँ का वेरिएंस बहुत हाई होता है। तो यहाँ का वेरिएंस इतना, ये वाला वेरिएंस हाई है, ये वाला वेरिएंस हाई है। तो जहाँ पे वेरिएंस जो है वो लो होगा वो वहाँ से स्प्लिट करेगा, जैसे वो यहाँ से स्प्लिट करेगा, समझ रहे हो। तो अब यहाँ पे 2 नोड बन गए, ऐसे करना। तो कुछ इस प्रकार से हम डिसीजन ट्री में नोड्स को स्प्लिट करते हैं डेटा में, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, ओवरफिटिंग एंड प्रूनिंग एंड डिसीजन ट्रीज। ओवरफिटिंग क्या होता है, जब ट्री ने डेटा सेट को बहुत अच्छे से समझ तो लिया, सब कर लिया, बढ़िया कर लिया, बहुत बढ़िया, ठीक है, गिनी इम्प्योरिटी भी लोएस्ट थी, बढ़िया था। लेकिन जब नया डेटा देंगे, मतलब जब नया हम उसको आउटपुट देंगे, सॉरी नया इनपुट देंगे जब हम, तो वो नहीं कर पाएगा प्रेडिक्ट, क्योंकि हम उसने हर एक डिसऑर्डर डेटा की याद कर लिया, फिट कर लिया, उसमें पैटर्न नहीं देख पाया, समझा नहीं उस पैटर्न, उसमें पैटर्न्स नहीं समझा, तो वो ओवरफिट हो जाएगा। उसको हम हमारी लैंग्वेज में ओवरफिटिंग कहते हैं। और प्रूनिंग, प्रूनिंग का मतलब होता है हम उस ट्री की ब्रांचेस को, उस ट्री को छोटा कर रहे हैं ताकि ट्री और जनरलाइज हो पाए। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये मान लो इतना बड़ा ट्री है, अब हम इसमें सारे हाइपर जो इम्पोर्टेंट फीचर हैं उसी को लें और बाकी सारे डिलीट कर दें। जैसे अभी मुझे लगता है कि ये फीचर बहुत ज़रूरी होगा क्योंकि इसमें ब्रांच है, फिर हम इसमें भी देखें कि कौन सा फीचर ज़रूरी होगा, ये छोटा कर दिए तो ये जनरलाइज डेटा सेट हो गया उसका। तो ये प्रूनिंग है। प्रूनिंग भी 2 प्रकार की होती है, प्री प्रूनिंग और पोस्ट प्रूनिंग। प्री प्रूनिंग क्या होती है, जब ट्री बहुत जल्दी एज में, जब हम ट्री को पहले से काटना शुरू कर देते हैं, जैसे हम स्प्लिट कर रहे हैं हम वहीं सोचने लग रहे हैं
प्री प्रूनिंग में पहले से प्रूनिंग करना, और पोस्ट प्रूनिंग मतलब जब पूरा बन जाए ट्री, हम पहले सोचते हैं कि हाँ भाई तू बन जा पूरा, देन आफ्टर डेट वी विल ट्राई टू प्रून। ठीक है, तो प्री प्रूनिंग और पोस्ट प्रूनिंग हो गया। अब क्या कंडीशन है जब ये डिसीजन ट्री कोलैप्स हो जाता है? ठीक है, तो जब सारे सैंपल एक ही क्लास के हों, हमारे पास पूरा डेटा में एक ही क्लास है, तो बस एक ही होगा, पूरा आपका ट्री बन ही नहीं पाएगा, वो यहीं पे रुक जाएगा, मतलब एक ही नोड रह जाएगी उसकी, एक ही रूट है, वही इंटरनल है, वही लीफ है। और जब सैंपल्स जो है नोड के अंदर वो बहुत छोटे हैं, नंबर ऑफ सैंपल्स इन अ नोड्स आर टू स्मॉल, तो फिर हमारा ट्री नहीं स्प्लिट हो पाएगा। अगर मान लो हमारे पास 3 क्लासेस हैं, कुत्ता, बिल्ली, शेर, और मान लो कुत्ते का डेटा एक है, बिल्ली का है ही नहीं, शेर का भी है ही नहीं, या फिर मान लो अभी है, तो अब कैसे स्प्लिट करेंगे हम? हमारे पास डेटा नहीं है, हमारे पास वेरिएंस भी बिल्कुल इतने अच्छे से आएगा नहीं, तो ये कुछ प्रकार के होते हैं जहाँ स्टॉप हो जाता है। हाँ, अब एडवांटेज के बारे में बात करते हैं कि ये दोनों न्यूमेरिकल और कैटेगरिकल डेटा को अच्छे से डील कर पाएगा, ले पाएगा, और ये विजुलाइज करके समझना हमारे डेटा को बहुत आसान हो जाएगा इससे। ठीक है, ये मिसिंग डेटा भी हो तो वर्क कर लेता है। और डिसएडवांटेज क्या है कि इसको कोई भी ओवरफिट बहुत आसानी से कर लेता है, कोई भी डेटा सेट कर पाएगा इसको आसानी से ओवरफिट, और ये स्टेबल बिल्कुल भी नहीं है, और ये थोड़ा सा ग्रीडी है क्योंकि ये बेस्ट स्प्लिट ढूंढता है, ये कभी लॉन्ग टर्म प्लान नहीं सोचता, लॉन्ग टर्म भी नहीं सोच पाएगा। क्यों, हमने देखा अभी हम प्रूव कर रहे हैं, क्या हो कि अगर हमने जो हमारे डेफिनेशन रखे थे इंपॉर्टेंट फीचर की, वो हमने जिसको प्रूव करे उसमें रिलाय हो जाए पूरी, तो ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से डिसीजन ट्री इतना रिलायबल नहीं है। तो ये सब था। हम इसको नॉर्मली प्राइसिंग मॉडल्स में यूज़ करते हैं, क्रेडिट अप्रूवल में यूज़ करते हैं, और ऐसे नाना प्रकार की यूज़ केसेस में यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं, थोड़ा सा बताता हूँ मैं रैंडम फॉरेस्ट के बारे में। रैंडम फॉरेस्ट क्या होता है, मैं आपको अभी जो इतना बताया, अब मैं रैंडम फॉरेस्ट भी यहीं से बताऊँगा, क्योंकि आपको इन दोनों के बीच का रिलेशन समझ में आएगी क्या है। ठीक है, तो मैंने रैंडम फॉरेस्ट के लिए भी कुछ पॉइंट्स बनाए हो और आपको बताता हूँ कि वो क्या क्या है। ठीक है, मेजॉरिटी, वीटिक एवरेज, बूटस्ट्रैपिंग, रैंडम फीचर सिलेक्शन, और ओबी एरर मतलब आउट ऑफ बैग एरर, और ये सब के बारे में आपको बताऊंगा ये क्या क्या है। ठीक है, हाँ, ठीक है, तो जब हम रैंडम फॉरेस्ट बोलते हैं, तो अभी हमने जो डिसीजन ट्रीज के बारे में समझे, डिसीजन ट्रीज को जब हम टीम्स, पूरा टीम बना लेते हैं, उनकी बहुत सारे नंबर ऑफ डिसीजन ट्रीज आते हैं, बहुत सारे हो जाते हैं एक साथ, तो वो उनको बोलते हैं रैंडम फॉरेस्ट, मतलब जंगल है, पूरा झाड़ होगा। ठीक है, तो हाँ, तो इसमें मेजॉरिटी ऑफ जो जब हम इसको क्लासिफिकेशन वाले टास्क में यूज़ करते हैं, तो हम सारे ट्रीज का वोट लेते हैं जो सबने किए, और मेजॉरिटी ऑफ वोट जो जिसने सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा आउटपुट दिया, सबसे सही वाला, हम उसको लेते हैं, मेजॉरिटी वाले को लेते हैं, तो हम यहाँ पे वोटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। लेकिन रिग्रेशन वाले टास्क में जहाँ पे हम प्रिडिक्शन करते हैं कोई भी चीज़ की, तो हम सबका एवरेज लेते हैं, हम टेक एवरेज लेते हैं। ठीक है, तो ये इन दोनों में मेन फ़र्क था। अब बूटस्ट्रैपिंग क्या होता है? बूटस्ट्रैपिंग का मतलब होता है कि ओरिजिनल डेटा सेट से के मदद से हम एक नया डेटा सेट बनाते हैं, और हम उसमें कुछ सैम्पलिंग करते हैं, कुछ डेटा मिस कर देते हैं, और कुछ रिपीट हो जाता है, हम इस प्रकार से बूटस्ट्रैपिंग करते हैं। तो इसका मोटिवेशन ये है कि हर एक ट्री एक नए तरीके से देखे डेटा सेट। मान लो डेटा सेट सिर्फ एक है, लेकिन उसका जो प्रोजेक्शन है, प्रतिबिंब है, वो मल्टीपल है। मान लो हमारे पास 100 ट्रीज हैं, तो 100 डेटा सेट्स अलग अलग प्रकार से हैं, कुछ में अलग तरीके से रिपीट हो रहा है डेटा, कुछ में अलग तरीके से मिस हो रहा है डेटा, समझ रहे हो? तो इस प्रकार से हर ट्री अलग अलग तरीके से देखता है वो हर चीज़, हर डेटा को। डेटा, मान लो डेटा तो एक ही है, डेटा सेट सेम है, लेकिन बस हम उसको मॉडिफाई कर दे रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं रैंडम फीचर सिलेक्शन के बारे में। तो हमें ये चीज़ पता है कि जब स्प्लिटिंग होती है नोट की, तो वो सारे फीचर तो नहीं देखता है, राइट? क्योंकि हमारे पास, हम जब ट्रीज को करते हैं, जब हम एक ट्री लेते हैं, तो हम उसमें पूरा डेटा सेट नहीं घुसाते हैं, हम उसमें
पर्टिकुलर सैंपल लेते हैं कोई और उसको ही डालते हैं, तो वो सारे फीचर नहीं दिख रहा है। तो ये रैंडम फीचर सिलेक्शन वाला जो तरीका है, इससे हमें पता चलता है कि जब हमारे पास कोई ऐसा फीचर होगा, जब वो कोई एक ट्री को जब यूज़ कर रहे थे प्रीवियस मेथड में, जब डिसीजन ट्री यूज़ कर रहे थे, तो जो फीचर्स को वो इग्नोर कर दे रहा था, अब यहाँ पे वो वाले फीचर्स को भी हम अच्छे से देख पाएंगे, डीपली देख पाएंगे, उनका स्प्लिट भी अच्छे से कंसिडर कर पाएंगे वो वोटिंग में या फिर एवरेज आउटिंग में। ठीक है, तो ये और डाइवर्स कर देता है हमारे डेटा सेट की अंडरस्टैंडिंग को, ये बहुत बेटर है। और एक सबसे मेन चीज़ है OOB, मतलब आउट ऑफ बैग एरर। ये क्या होता है? तो आउट ऑफ बैग एरर का मतलब ये होता है कि पेपर में लिखा हुआ था, मैं बताता हूँ, कि इसमें लिखा था कि हर बार जब भी हम ट्रेन करते हैं हमारे डेटा सेट से डिसीजन ट्रीज के गुच्छों को, तो करीब करीब 1/3 ऑफ डेटा सेट जो होता है वो मिस हो जाता है, 1/3 ऑफ डेटा सेट से वो ट्रेन नहीं होता। तो हम वही 1/3 ऑफ डेटा सेट को टेस्टिंग के वक्त यूज़ करते हैं, समझ रहे हो? तो जब उस 1/3 ऑफ डेटा सेट को हम जब टेस्टिंग के वक्त यूज़ कर रहे हैं, तो जो एक्यूरेसी आ रही है उसको हम OOB एरर कहते हैं, आउट ऑफ बैग एरर, मतलब बैग के बाहर था वो चीज़ है, मतलब वो डेटा सेट बैग के बाहर था, है ना। अब मैं आपको कुछ चीज़ बताता हूँ, हाइपर पैरामीटर्स बताता हूँ। हाइपर पैरामीटर्स मतलब कि उन चीज़ों को अगर आप थोड़ा कम ज़्यादा ट्यून करोगे तो आपकी एक्यूरेसी इनहांस होगी, आपका ट्री और रोबस्ट होगा। ठीक है, तो एक है नंबर ऑफ ट्रीज, जिसको हम बोलते हैं एन एस्टिमेटर्स। नॉर्मली 100, मतलब अगर 100 लिखा है इसका मतलब नॉर्मली यहाँ पे 100 ट्रीज हैं, ठीक है, 100 ट्रीज हैं। और एक होता है मैक्स डेप्थ, नाम से पता चल रहा होगा आपको कि मैक्स डेप्थ क्या होता है, कि हर ट्री की डेप्थ कितनी होगी। ठीक है, मिनिमम सैंपल स्प्लिट, तो इसका मतलब कम से कम कितने सैंपल लगेंगे उसके बाद ट्री स्प्लिट करने वाले फेज में जा पाएगा, ये मिनिमम सैंपल स्प्लिट है। तो हम मान लेते हैं इसको, मैं क्यों ही लिख रहा हूँ ये नंबर्स, छोड़ो अब से नहीं लिखूँगा। मिनिमम सैंपल्स लीफ, इसका मतलब कि लीफ नोड में कितने सैंपल्स होंगे तो हम कंसीडर करेंगे, तो ये मिनिमम सैंपल इन लीफ है। अब एक होता है मैक्स फीचर्स, मैक्स फीचर्स का मतलब कि कितने फीचर्स कंसीडर किया जाए स्प्लिट करते समय। ठीक है, फीचर मतलब कॉलम्स। बूटस्ट्रैप, इसका मतलब कि वेदर टू यूज बूटस्ट्रैप और नॉट, कि मतलब क्या तो हमने इस डेटा में बूटस्ट्रैप यूज़ किए कि नहीं। तो ये इतने जो हाइपर पैरामीटर्स हैं, इससे आप ट्यून कर सकते हो अपने डिसीजन ट्री को। हाइपर पैरामीटर्स, इससे आप ट्रीज को ट्यून कर सकते हो अपने डिसीजन ट्रीज के गुच्छों को, जिसको हम रैंडम फॉरेस्ट कहते हैं, और उसको और ज़्यादा एक्यूरेट बना सकते हो, उसको फाइन ट्यून कर सकते हो। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है, ये पिछले वाले मेथड से हाईली एक्यूरेट है, लार्ज डेटा सेट को बहुत आसानी से हैंडल कर पाता है, स्केलेबल है, और क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों में बहुत सटीक काम कर लेता है। ओवरफिटिंग कम हो जाती है इससे, अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, कम हो जाती है। ठीक है, और मिसिंग वैल्यू और अनबैलेंस डेटा को ठीक कर पाता है, क्योंकि डिसीजन ट्रीज का जीन्स में है ये कि मिसिंग डेटा को अच्छे से डील कर पाना। ठीक है, डिसएडवांटेज ये है कि ये मेमोरी एफिशिएंट बिल्कुल नहीं है, हैवी। आप देखो, आप एक डिसीजन ट्री यूज़ नहीं कर रहे हो, आप बहुत सारे डिसीजन ट्री यूज़ कर रहे हो, और समझाना बहुत आसान है। सॉरी माय बैड, इसको समझाना बहुत टफ है, क्योंकि आप देखो आप कितने सारे ट्रीज यूज़ कर रहे हो वहाँ पे, 100, 500, 600। आप ये चीज़ कैसे समझा पाओगे नॉर्मली ह्यूमंस को कि ये कैसे फीचर लर्न किया है। मान लो उसने फीचर नंबर 3 और 4 लर्न किया, उसने कैसे लर्न किया होगा, राइट। और इसको ट्यूनिंग लगती है, जैसे मैंने अभी हाइपर पैरामीटर्स के बारे में बताया, अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस में आने के लिए इसको ट्यूनिंग लगती है। इसके यूजेस हैं क्रेडिट स्कोरिंग और मेडिकल डायग्नोसिस तो है ही, फ्रॉड डिटेक्शन भी है। ओके, तो अभी आपने जैसे रैंडम फॉरेस्ट पढ़े, अब मैं आपको डिसीजन ट्री में ही का एक बताने वाला हूँ, जो कि है 2 मिनट, जो कि है ग्रेडियंट बूस्टिंग। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ।
ग्रेडियंट बूस्टिंग क्या होता है। तो जैसे हमने रैंडम फॉरेस्ट में देखे, रैंडम फॉरेस्ट में नंबर ऑफ ट्रीज जो थे वो बहुत सारे थे और वो पैरेलली पूरा डेटा लेते हैं, पूरा नहीं मतलब नंबर ऑफ सैम्पल्स के हिसाब से लेते हैं पूरा डेटा, और अब मैंने आपको पूरा बता चुका हूँ कैसा क्या है। लेकिन ग्रेडियंट बूस्टिंग में हम एक ही ट्री को सुधारते जाते हैं और बेटर करते जाते हैं और better। कैसे करते हैं वो अभी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो ग्रेडियंट बूस्टिंग एक तरीके से इंसेंबल टेक्निक है। अभी मैंने जो डिसेंट्री बोला यूज़ करके उसको करते हैं, वो डिसेंट्री बहुत सिंपल होना चाहिए, उसकी डेप्थ 5 से 6 होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 12 13 14 नहीं 17 हम इतना रैंडम फॉरेस्ट में पर ट्री में यूज़ करते हैं। लेकिन ग्रेडियंट बूस्टिंग में हम एक ट्री लेंगे 5 से 6 की डेप्थ में और उसको ही इंसेंबल करेंगे। इंसेंबल लर्निंग क्या होता है कि हम मल्टीपल मॉडल्स लेते हैं, उनकी रेस करवाते हैं और देखते हैं कौन बेटर है, ठीक है। तो ये इंसेंबल लर्निंग है, तो इंसेंबल टेक्निक है ये, और बहुत सारे बिग मॉडल को कंबाइन करता है, मतलब मल्टीपल डिसीजन ट्रीज को कंबाइन करके बनता है। अब यहाँ पे मैं अभी बोल रहा था कि एक ही होगा लेकिन मल्टीपल, अभी मैं आगे बताऊंगा कैसे, ठीक है। रैंडम ग्रेडियंट बूस्टिंग वन ट्री एट अ टाइम करता है और हर ट्री को करेक्ट करता है प्रीवियस ट्री से। मान लो ये ट्री 1 बना, ये T2 बना, ये T3, यहाँ पे 3 ट्रीज थे। इस ट्री ने जो गलती किया, मान लो ये गलती उसने किया, X1 गलती किया, अब ये वाला जो गलती करेगा X2, उसमें X1 नहीं होगा, ठीक है, इसमें X1 नहीं होगा। ये X3 करेगा, इसमें X2 और X1 नहीं होगा। तो X3 जो होगा वो रेग्रेसिवली बेटर मतलब स्टेट में होगा गलती करने के, और T3 थोड़ा इंटेलिजेंट होगा T1 और T2 से। अभी तो ये बहुत फिलोसॉफिकली सॉरी थ्योरेटिकली मैंने आपको बताया, अब हम थोड़ा सा इसमें लॉजिकली देखते हैं कि कैसे काम करता है, ठीक है। तो जब भी हम ट्रीज में न्यू प्रेडिक्शन करते हैं तो ओल्ड प्रेडिक्शन प्लस लर्निंग रेट इनटू प्रेडिक्शन फ्रॉम ट्री, ठीक है। तो ये नॉर्मल सा एक करने की तरीका है कि हम जब न्यू प्रेडिक्शन करेंगे तो हम वो ओल्ड प्रेडिक्शन में जो ट्री से दूसरे वाले ट्री से प्रेडिक्शन हुआ है उसको यूज़ करेंगे। जैसे हम सेकंड ट्री को प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो हम पहले ट्री का वो यूज़ करेंगे कि उसने न्यू प्रेडिक्शन क्या किया, और लर्निंग रेट हम जितनी हाई रखेंगे वो उतना ज़्यादा तेज़ी से जंप कर पाएगा और हम हमारे आंसर तक कभी रीच नहीं कर पाएंगे। तो लर्निंग रेट ना ही कम ज़्यादा हो, ना कि बहुत कम हो, ना कि बहुत ज़्यादा हो, एकदम मिडिल में हो। नॉर्मली हम यूज़ करते हैं इस तरीके से। तो यही स्टेप को 2-3 बार, 2 से 4 बार करेंगे तो हमारा ट्री बेटर स्टेट में आ जाता है, ठीक है। अब ग्रेडियंट बूस्टिंग के मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं लिख लेता हूँ। तो सबसे पहला था वीक लर्नर्स। वीक लर्नर्स मतलब 4 से 5 हमारे पास डिसीजन ट्रीज होते हैं जो कि बहुत बेसिक डेप्थ के होते हैं, मतलब 3 से 5 की डेप्थ के होते हैं, और वो स्टार्टिंग में तो बहुत डम होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ते जाता है वो साथ में मिलके बहुत स्ट्रॉन्ग मॉडल बन जाते हैं, ठीक है। जो एक मॉडल दिखता है जो 4 से 5 ट्री का बेसिक ट्रीज का बना है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और इंडिविजुअली तो एक्यूरेट नहीं होते ये, अगर हम इनका पहला वाला देखें तो ये इतना एक्यूरेट नहीं होगा, लेकिन साथ में मिलके बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। यहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है लॉस फंक्शन का। लॉस फंक्शन का मतलब कि हमारा मॉडल कितना गलत है, ठीक है, नाम से समझ में आ रहा होगा आपको। इसमें सबसे कॉमन लॉस फंक्शन जो हम यूज़ करते हैं वो है मीन स्क्वायर एरर और क्रॉस एंट्रोपी, लॉग लॉस बोलते हैं जिसको हम क्लासिफिकेशन में हम लॉग लॉस यूज़ करते हैं या फिर क्रॉस एंट्रोपी यूज़ करते हैं, और मीन स्क्वायर एरर हम रिग्रेशन टास्क में यूज़ करते हैं, ठीक है। ये जो लॉस फंक्शन है हम इसको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, जितना मिनिमाइज होगा हमारा मॉडल उतना एक्यूरेट होगा। ग्रेडियंट डिसेंट बहुत ज़रूरी चीज़ है, और मेरे को लगता है कि ये नाम ग्रेडियंट डिसेंट आप आगे की वीडियोस में बहुत सुनने वाले हो, और जो नेक्स्ट प्लेलिस्ट बनेगी डीप लर्निंग की उसमें भी आप बहुत सुनने वाले हो ग्रेडियंट डिसेंट। तो ये नाम को अपने जहन में थोड़ा सा रख लो, क्योंकि हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात करने वाले हैं। ये हाईली मैथमेटिकल नाम है ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है। तो ग्रेडियंट डिसेंट है कि
हम कॉस्ट फंक्शन का एक स्लोप बना लेते हैं। कॉस्ट फंक्शन क्या है, ये लॉस फंक्शन आपने देखे, लॉस फंक्शन हर एक स्टेप का होता है कि कितना गलत है। हाँ, जो हम पूरे लॉस फंक्शन का एवरेज आउट ले लेते हैं, हम पूरा हमारे मॉडल का, मान लो हमारे पास एक मॉडल है और हम उसका पूरा ले रहे हैं, या तो कॉस्ट फंक्शन बोल लो या तो लॉस फंक्शन बोल लो, ठीक है। अभी हम जब FFNN पढ़ेंगे, फीड फॉरवर्ड न्यूरल, तो वहाँ पे कॉस्ट फंक्शन आएगा। तो लेकिन अभी हम जब नहीं पढ़ रहे, तो हम जब लॉस फंक्शन के ग्राफ बनाते हैं एक्यूरेसी के रिस्पेक्ट में, तो वो जो पैराबोला बनता है, ठीक है, हम उसको मिनिमाइज़ करने, अभी मैंने बताया लॉस फंक्शन को मिनिमाइज़ करना है, तो जो मिनिमाइज़ करने की स्टेप है उसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट डिसेंट। नाम से समझ में आ रहा है ना, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब ये जो स्लोप है इसका, ये जो पैराबोला बनेगा, मतलब ये जो पैराबोला बनेगा, और ये अभी देखो यहाँ तो ये पॉजिटिव होगा, है ना, ये जो उसका tan थीटा ये पॉजिटिव है, हमने पढ़े हैं ये मैथमेटिक्स में 10th क्लास में। और यहाँ का नेगेटिव होगा क्योंकि ये कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है। तो जो ऑब्ट्यूज tan थीटास होते हैं वो सारे नेगेटिव होते हैं, और एक्यूट जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। आप करके देख लीजिएगा, 90 माइनस थीटा इक्वल टू, है ना, और 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस 10 थीटा होता है। तो वही स्लोप है एक्चुअल में, तो है ना। तो ये सारे नेगेटिव हैं, ये सारे पॉजिटिव हैं, हम इनको जीरो करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो जीरो होगा जब ये, तभी वो अपने बेस्ट उसमें आएगा, काय में आएगा, लॉस फंक्शन जीरो में आएगा। तो ये जो मिनिमाइज हो रहा है ना, यही जीरो कर रहा है, वो मिनिमाइज कर रहा है, यही हमारा ये वाला जो मोटिवेशन है इसको करने में काम आ रहा है। अभी तो जब हम ग्रेडियंट बूस्टिंग की बात कर रहे हैं, जब हम इसको फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क पढ़ेंगे तो हम इसको पूरा डेरिवेटिवली देखेंगे, पूरा डेरिवेशन देखेंगे, इसका ग्रेडियंट लिख के देखेंगे, और जो ग्रेडियंट डिसेंट है उसको हम कैसे फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क में यूज़ करते हैं, उसमें वहाँ पे कैसे हम ग्रेडियंट डिसेंट यूज़ नहीं करते हैं फिर उसके बाद, क्योंकि लोकल मिनिमम वाली प्रॉब्लम आ जाती है, ग्लोबल मिनिमम वाली प्रॉब्लम आ जाती है, फिर हम वहाँ पे कैसे यूज़ नहीं करते वो सब सीखेंगे, वहाँ पे इन डेप्थ सीखेंगे सब चीज़ों को, ठीक है। ग्रेडियंट डिसेंट एज अ ऑप्टिमाइजर यूज़ करते हैं वहाँ पे, वैसे मैं आपको बता दूँ, क्योंकि फिर आपको एकदम से हिट करेगा जब आप ये पढ़ोगे सुनोगे ना ये। तो हाँ, तो ये ग्रेडियंट डिसेंट है, सॉरी मैंने मिटा दिया, इतनी ज़रूरी चीज़, ठीक है। अब हम लर्निंग रेट के बारे में बात करते हैं। लर्निंग रेट क्या है कि हमारा जो मॉडल है अपनी गलतियों को कितनी तेज़ी से करेक्ट कर रहा है, वो लर्निंग रेट है। अगर वो बहुत तेज़ी से करेक्ट कर रहा है तो वो बस वो जंप करता रह जाएगा, और हम हमारे पॉसिबल लॉस फंक्शन में नहीं आ पाएंगे, हमारे एक्यूरेसी में नहीं आ पाएंगे, वो जंप करता जाएगा। फॉर एग्जांपल वो कैसा देखेगा, लेट मी शो यू। अभी हम चाह रहे थे कि हमारा मॉडल को ऐसे ऐसे नीचे लाएं, हमारा जो लॉस फंक्शन का कर्व है वो इतना ऐसा हुआ है, लेकिन सॉरी मैंने थोड़ा गलत बना दिया, लेकिन जब जल्दी होगा तो वो कुछ इस प्रकार से कूदता जाएगा। यही चीज़ को स्मूथ करने के लिए हम एक ऐसा लर्निंग रेट लेते हैं जो कि ज़्यादा बड़ा होता है, ज़्यादा छोटा होता है, ठीक है। तो स्मॉलर लर्निंग रेट इज स्लोअर बट एक्यूरेट, और इफ द लर्निंग रेट इज टू लार्ज द मॉडल विल गेट ओवरफिटेड, और too small then we will need more trees. But if we have a ego that we will not take more trees, so we have to wait for our model to get trained well, ठीक है। हाँ ठीक है, नाइस। एन एस्टिमेटर के बारे में मैंने आपको बताया था, एज अ हाइपर पैरामीटर हमने डिसेंट ट्री में पढ़े हैं उसे, और हम रैंडम फॉरेस्ट में भी उसे पढ़ेंगे। तो एन एस्टिमेटर आप जितना लगाओगे, मतलब जितने ज़्यादा ट्री होंगे वो उतना ओवर फिटिंग का चांस होगा। मतलब एन एस्टिमेट नंबर ऑफ ट्रीज हैं, और जितने ज़्यादा ट्रीज होंगे वो एक दूसरे को उतनी ज़्यादा करेक्ट कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें भी वो फीचर्स याद कर लेंगे जो कि उस डाटा में एक्सेप्शन है, आउटलायर है ना। हाँ, तो वही। अब रेगुलराइजेशन के बारे में बात करते हैं। अगर आपका मॉडल मान लो ओवरफिट हो गया, तो रेगुलराइजेशन का मतलब होता है कि मॉडल को रेगुलर वे में लाना, रेगुलराइज करना, मतलब ओवरफिट से बचाना उसको कैसे बचाते हैं, तो मैं लिख देता हूँ, लिमिट यूर एन एस्टिमेटर। देखो मैं यहाँ सारी ना कभी कभार कोडिंग, मतलब कोडिंग के मतलब जो पाइटॉर्च की लाइब्रेरी है अपनी, पाइटॉर्च या साइकिट लर्न, ये टेंसर फ्लो, उसमें जो नोमेनक्लेचर यूज़ किए हैं मैं वो यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ताकि आप जब वहाँ पे पढ़ो तो आप ये ना बोलो कि अरे नंबर ऑफ ट्रीज, नंबर एन एस्टिमेटर, तो इसलिए यहाँ से जब आप पढ़ोगे वो फिर आपको वहाँ पे वो थोड़ा आसानी होगी, जब आप वहाँ पे देखोगे वो चीज़ तो आपको वो एलियनेटिक नहीं लगेगी, ठीक है। मैं इसलिए थोड़ा सा एन एस्टिमेटर बोल रहा हूँ बार बार।
सब सैंपल रोज और कॉलम सब सैम्पलिंग, ये हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं L1 L2 पेनल्टी। ठीक है, ये तो बता दिया मैंने आपको यार। हाँ, तो मैंने ये वाला बता दिया। अब हम सब सैंपल रोज बताते हैं कि सब सैंपल रोज मतलब होता है कि रैंडमली हम, हाँ, सब सैंपल रोज का मतलब हम रैंडमली यूज़ करते हैं डेटा हमारे रोज के लिए। हम ऐसा कोई डिसाइड नहीं करते, हम पूरा डेटा पूरे ट्रीज को नहीं देते, सैंपल बनाते हैं और रैंडमली डिसाइड, स्टोकेस्टिक वे में डिसाइड करते हैं कि करें। कॉलम सब सैम्पलिंग का मतलब हम फीचर्स भी ऐसे करेंगे, रैंडमली सिलेक्ट करेंगे। L1 L2 पेनल्टी का मतलब होता है कि हम पेनल्टी लगाना चालू कर देंगे। L1 L2 पेनल्टी XG बूस्ट में यूज़ होता है। XG बूस्ट एक एडवांस ग्रेडियंट बूस्टिंग है, एडवांस लाइब्रेरी के अंतर्गत आता है XG बूस्ट, और इसमें हम पेनल्टी L1 L2 पेनल्टी यूज़ करते हैं। ये एक तरीके से पेनल्टी मतलब उसको पनिश करता है अगर वो लॉस फंक्शन को ज़्यादा कर रहा है या कम नहीं कर रहा है। अब स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट बूस्टिंग क्या होता है? स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट बूस्टिंग जब हम यूज़ करते हैं, स्टोकेस्टिक का मतलब स्टैटिस्टिक्स में होता है कि रैंडमनेस लाना किसी भी चीज़ में। ठीक है, किसी भी चीज़ में रैंडमनेस लाना, डिसऑर्डर लाना। आई डोंट नो, इनको एंट्रोपी वर्ड अच्छा नहीं लग रहा था तो इन्होंने स्टोकेस्टिक यूज़ किए, बट ठीक है। लेकिन ये हमारी मशीन लर्निंग में इसलिए इतना ज़रूरी है क्योंकि जब भी हम स्टोकेस्टिक यूज़ करते हैं या फिर कहीं भी स्टॉकिज्म ला देते हैं तो वो ओवरफिटिंग से बच जाते हैं हम वहाँ से। ठीक है। तो जब हम पूरा डेटा सेट ना यूज़ करके थोड़ा थोड़ा डेटा सेट यूज़ करते हैं, सैम्पल्स में यूज़ करते हैं, और वही सैम्पल हम रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब कि हम सब सैम्पलिंग कर रहे हैं, तो वो एक तरीके से स्टोकेस्टिक है और उसको हम स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट बूस्टिंग कहते हैं। ठीक है। फेमस लाइब्रेरीज आई वांट टू डिस्कस, जो कि XG बूस्ट, ये बेटर है, वाइड है, लार्ज डेटा सेट के लिए बेस्ट है और फास्ट है। ठीक है। लाइट GBM, जो कि अगेन फास्टर है बड़े डेटा सेट्स के लिए, और हिस्टोग्राम बेस्ड स्प्लिट्स यूज़ करता है। कैट बूस्ट कैटेगोरिकल डेटा के लिए बढ़िया है, इसलिए कैट लगा हुआ है, इसमें कोई स्क्रोडिंगर की कैट हार नहीं हुई है। ओके, तो ये था ग्रेडियंट बूस्ट, और यहीं ग्रेडियंट बूस्ट ख़त्म होता है। इससे ऊपर, इससे ज़्यादा नहीं है ग्रेडियंट बूस्ट में, आई एम प्रीटी श्योर। ओके, ठीक है। तो अब हमारा सुपरवाइज लर्निंग का पूरा कोटा ख़त्म होता है, और ये आपको कुछ कुछ रिज रिग्रेशन दिख रहा होगा, है ना? ये सब आई डोंट थिंक इतना ज़रूरी है, और लेस्को रिग्रेशन इतना, ये इम्प्लीमेंटेशन के समय अगर कोई आपको बताए या मैं बताऊँगा तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा रेदर देन अभी। ठीक है, तो सुपरवाइज लर्निंग ख़त्म होता है, और इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में जाने वाले हैं, जो कि Day 3 है हमारा, और उसमें हम पढ़ेंगे अनसुपरवाइज लर्निंग। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे उसमें ही खुद उसी में सेमी सुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। और वहाँ तक जब हम पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद हमारा एक्चुअल मशीन लर्निंग, फिर मेरे को थोड़ा तुम्हारे साथ बात करने में कंफर्टेबल लगेगा कि तुम लोग को फिर मेरी बातों को समझ पाओगे। फिर मैं उसके आगे जो भी तुमको बताऊंगा मशीन लर्निंग के बाद के एप्लीकेशंस में, जब बताऊंगा पाइपलाइंस बताऊंगा, जब उसके बाद मैं EDL बताऊंगा, EDL को कैसे इम्प्लीमेंट, थ्योरेटिकली नहीं कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, जब आप तुमको समझाऊंगा वहाँ पे मैं एसेंस समझाऊंगा, तो फिर तुम समझ पाओगे। तो आज की वीडियो तो बहुत ज़रूरी थी, वैसे ही कल की वीडियो इससे ट्रिपल ज़रूरी है। ठीक है, तो अब चलते हैं नई वीडियो में।